हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम ब्रेन। आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि कैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 जैसे रेशियोज़ की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो लाइंस हमें मिलने वाला है, जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, उस इक्वेशंस से लाइंस हमें मिलेंगे। लाइक इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगा, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ओके, तो वो हमारा थ्योरी पार्ट था, बट टुडे हम आज उसे अप्लाई करके ये समझेंगे और उसका यूज़ आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में करना है। 10th बोर्ड एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है कि जो फॉलोइंग इक्वेशंस दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, उन इक्वेशंस को के बारे में बताइए कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। एक टाइप तो ये पूछा जाता है। दूसरा टाइप पूछा जाता है दैट वेदर दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वेदर द टू लाइन्स विल बी पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाई वन, इक्वेशंस ले करके समझते हैं और सीखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे। पॉज द वीडियो, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा आप वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें। एक एग्जांपल से मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे सो दैट कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो लर्नर्स, ये हमारा पहला इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एज वी ऑल नो कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दिस इज़ वन इक्वेशन, दिस इज़ अनदर, और इन दोनों की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसा ग्राफ बनेगा हमारा। ओके, तो हम सपोज हमें रफ स्केच बनाना हो इसके ग्राफ का, तो हम कैसे बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसका A1, B1 और C1 फाइंड करेंगे। इसका A1 इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो x का कोफिशिएंट इज 3, राइट। B1 इज कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 2, और C1 इज, लुक, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमें पहले ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स हैं। मींस किसी एक साइड में कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ इक्वल टू 7 है, यहाँ इक्वल टू 5 है, इसका मतलब कि हम C1 को डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे उसी तरह से A2 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू, डोंट वरी, मैं जो दूसरा केस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी इसके जस्ट बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। A2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2, B2 इज कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती ये करेंगे कि वो B2 लिखेंगे 3, बट मेक श्योर कि जो भी आप वैल्यू लिख रहे हैं उसका साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3 बिकॉज दिस इज -3, और यहाँ पे C2 है 7। ओके, तो A1, B1, C1 वी हैव ऑलरेडी रिटन, A2, B2, C2 हमने ये भी लिख लिया है। अब हमारा काम क्या है, A1/A2 निकालना, एंड दैट इज 3/2। ओके, अब क्या काम है, B1/B2 निकालना, दैट इज 2/-3। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं दैट 3/2 इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 2/-3। ओके, सो दिस इम्प्लाइज A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला। यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक मतलब क्या, हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अब अगर आप ध्यान से याद करेंगे पिछले क्लास में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है देन काइंडली गो थ्रू इट। वहाँ पे मैंने समझाया था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन कितना होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों लाइंस कितनी जगह पे टच कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, अगर यहाँ पे वन सॉल्यूशन आ रहा है, इट मीन्स कि दोनों लाइंस कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, एंड दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर एक भी सॉल्यूशन हमें मिलता है तो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक में चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं कि लुक, यहाँ पे हम जब A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये तीनों जब लिखेंगे तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि इनके वैल्यूज़ को बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ओके, और वैल्यूज़ गलत लिखने। इस वाले केस में C1 और C2 की कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई क्योंकि पहले दोनों ही नॉट इक्वल हो गए। A1/A2, B1/B2 अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं तो हमें C1, C2 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, दैट इज़ ओके। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा कि C1 और C2 की क्या रेलिवेंस है। अगर आपने C1, C2 के वैल्यूज़ को गलत लिख दिया, ठीक है, गलती से भी गलत कर दिया, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो इसका मतलब रफ स्केच का मतलब है कि जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और ये दोनों का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहे होंगे जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये जो एक्स कॉमा वाई होगा, दिस वुड बी योर आंसर। मीन्स एक्स की वैल्यू वो होगी, वाई की वैल्यू वो होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या समझाया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू दिस सेकंड क्वेश्चन। सो व्यूअर्स, यहाँ देखिए हमारे पास फिर से ये दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन मैंने जानबूझ करके लिया है जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि सर आप तो इजी बता देते हैं, बट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट लेकर के हमने देखना है। बेसिकली क्या करना है, फिर से वही चीज़ है, A1 A2 B1 B2 हमें आइडेंटिफाई करना और लिखना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, लुक दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके, एंड दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो हम इसको मान लेते हैं ये A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1। यहाँ से ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। ओके, नाउ हम लिखेंगे A1 बाई A2। सबसे पहले A1 इज़ एक्स का कोफिशिएंट 3/2 डिवाइडेड बाई A2 इज़ 9। ओके, और इसके बाद B1 बाई B2, B1 इज़ 5/3 डिवाइडेड बाई B2 इज़ -10। अगर किसी को कोई डाउट है देन आई कैन से कि y का कोफिशिएंट इज़ नॉट 10, इट इज़ -10। तो साइन के साथ ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये बेसिकली जो लिखा गया ये मैंने पहले भी आपको बताया है दैट इफ़ यू हैव टू डिवाइड दिस मीन्स a बाई b डिवाइडेड बाई c, तो ये बेसिकली हो जाता है a डिवाइडेड बाई b इंटू c। ओके, तो अगर आपको नहीं मालूम है देन यू कैन राइट दिस इन योर नोट। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, दिस इज़ योर 1/6। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -10, ये यहाँ से 2 टाइम्स में, एंड यहाँ 1/-6। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमने यहाँ B2 की वैल्यू +10 ली होती तो हमारा आंसर भी 1/+6 आता और ये भी 1/+6 आता। इट मीन्स कि आप यहाँ सिंपली कह सकते थे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होता, अगर आपने ये गलती की होती तो, अगर ये माइनस की जगह प्लस ले लिया होता तो। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट साइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। साइन को बहुत ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये 1/6 है, ये 1/-6 है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो हम लिख सकते हैं दैट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और ऐसा है अगर तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ दैट वी आर गेटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, मीन्स हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, और एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है दिस इज दैट इज़ हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। द सेम थिंग जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किया है, और इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ रही है चीज़ें कि इंपॉर्टेंस क्या है। आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सभी को सही से आइडेंटिफाई करना इज़ दी प्रायोरिटी, इट शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसमें साइन की गलती थोड़ी सी भी की तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। ओके, सो दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव, क्योंकि अभी ये जो हमने 2 क्वेश्चन किया है, इन दोनों क्वेश्चन में C1 और C2 का कोई रोल नहीं दिख रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट नाउ हियर कम्स द थर्ड वन, जिसमें आपको दिखेगा कि तीनों का इक्वल रोल है, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है। C1 और C2 का रोल तब तक नहीं दिखेगा जब तक A1/A2 और B1/B2 डिफरेंट है, लेकिन जिस सिचुएशन में ये दोनों सेम आ गए, A1/A2 B1/B2 सेम आ गया, इन दैट केस यू हैव टू गो टू C1/C2। ओके, तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या रोल दिखता है C1/C2 का। सो लर्नर्स, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इसमें फिर से हमें वही चीज़ें करनी है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। अगेन यहाँ से हम A1 लिखेंगे 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट A1 होता है। ओके, फिर हम लिखेंगे B1 जो कि है -3, मेक श्योर कि साइन के साथ हम लिखें, और C1 लिखेंगे 11। ओके, नाउ यहाँ पे A2 लिखेंगे -10, B2 लिखेंगे +6 एंड C2 लिखेंगे -22। ओके, समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, A1/A2 लिखते हैं। A1 इज़ 5, A2 इज़ -10, और इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे दिस इज़ 1/-2। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इन मोर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो दिस इज़ A1/A2। लिखते हैं B1/B2।
B1 इज़ -3, B2 इज़ 6, सो अगेन दिस इज़ -1/2। अब आप यहाँ से देखिए A1/A2 इज़ -1/2, B1/B2 इज़ -1/2। ये दोनों जब सेम आ रहा है तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, और C1/C2 चेक करने के लिए हमें फिर से वही 11/-22 एंड दिस इज़ 1/-2, दैट इज़ -1/2। अगेन लुक, A1/A2 -1/2, B1/B2 -1/2, C1/C2 -1/2। ओके, तो अब यहाँ से हमें मिल गया, दिस इम्प्लाइज कि हम बोल सकते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों आपस में इक्वल है। और लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि ये केस तब होता है जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। दैट इज़, अगर हम बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, और वो कब मिलते हैं? जब लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं। ओके, जब लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं, दैट मीन्स दैट यू आर गेटिंग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन अगेन। क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में बताया था कि अगर आपको एक सॉल्यूशन मिलता है तो भी कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं तो भी कंसिस्टेंट होगा। बट इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में होता है, वो भी तब जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और सॉल्यूशन तभी नहीं मिलेगा जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, जिसका केस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ एनालिसिस हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ओके, जहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। वो क्या एनालिसिस है मैं आपको समझाता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और आंसर भी डिफरेंट आएगा। ओके, और वो चेंज क्या करना है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा दैट वुड बी योर कोइंसिडेंट लाइंस। ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में मैं सिर्फ बहुत बेसिक माइनर सा चेंज करने वाला हूँ, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसको मैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया। इस क्वेश्चन में ये इस इक्वेशन को एज इट इज़ रहने देते हैं। इस वाले को -10x + 6y, ये -22 है, मैं इधर -22 लिख देता हूँ। ओके, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब हमारे पास सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है और आंसर भी चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल गया है सिर्फ एक चेंज करने से। ओके, और वो क्या है देखिए, यहाँ पे A1 की वैल्यू 5 होगी, B1 की वैल्यू -3 होगी, और C1 की वैल्यू 11 होगी से। ठीक है, C1 इज़ 11। ध्यान ये रखना है कि जब C1 की वैल्यू 11 हम लिख रहे हैं तो C1 का जो वैल्यू है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अब इस वाले केस में A2 की वैल्यू होगी -10। लुक, यहाँ पे इक्वल टू जो दिया गया उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में कुछ एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं, राइट। और ध्यान ये रखना है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी वही है, ये -10x + 6y। तो सबको कोशिश करनी है कि एक साइड में ले जाने का। ठीक है, तो यहाँ x और y दोनों लेफ्ट हैंड साइड में था, यहाँ भी x y दोनों लेफ्ट हैंड साइड में था, तो यहाँ पे A1 A2 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, जैसा लिखा है एज इट इज़ वैसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ से B2 इज़ 6। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ C2 लिखने के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर C2 यहाँ से आप -22 लिख सकते हैं, बट द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट राइट C2 इक्वल्स टू -22। एंड द रीज़न इज़ कि C1 जब इधर इक्वल टू के राइट हैंड साइड से उठाया है तो C2 को लेफ्ट हैंड साइड से हम नहीं उठा सकते, उसको भी राइट हैंड साइड से ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमको इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, और वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो दैट विल बी 22 + 22। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि अगर C1 राइट हैंड साइड से उठाया है तो यहाँ से भी C2 को राइट हैंड साइड से ही उठाना पड़ेगा। ओके, और अगर C2 राइट हैंड साइड में 0 दिखा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या कोई कांस्टेंट टर्म है। अगर है तो उसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए। अदरवाइज आपके लिए सबसे सिंपल ये होगा कि आप सभी के सभी एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन को 0 कर दीजिए। ये भी एक सिंपल तरीका है। जैसे इसी को हम ऐसा भी कर सकते थे, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 5x - 3y, ये +11 को इधर ले आया इक्वल्स टू 0। तो ये वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखने से हमें मिल जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2। यहाँ से हम अब इजीली उसको कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास C1 है -11, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास C2 हो जाएगा -22। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम A1/A2 B1/B2 लिखते हैं। A1/A2
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/-10, दिस इज -1/2, b1/b2 दिस इज -3/6, दिस इज -1/2, और c1/c2 दिस इज -11/-22, दिस इज 1/2। अब यहाँ से सवाल ये है कि यहाँ तो -1/2 आ रहा था, ओके, ये भी -1/2 आ रहा था, दिस इज ऑल्सो ओके, लेकिन ये तो 1/2 आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ ऑब्वियस, मैथमेटिक्स में -1/2 और 1/2 सेम नहीं होता, ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होता है, ये तब होगा जब वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, लाइंस पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइंस, इट मीन्स दैट इज पैरेलल लाइंस हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब आप कंपेयर कीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था और जो थर्ड का सेकंड पार्ट था, सिर्फ एक स्मॉल माइनर चेंज पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको साइन का बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 को जो आइडेंटिफाई करने की बात मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए एम्फेसाइज करके, इसलिए जोर दे करके कहा जा रहा है, क्योंकि अगर उसके आइडेंटिफिकेशन में आपने गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो सकता है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व दिस, ओके। सो ये क्वेश्चन इसमें नहीं था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड वाला, जिसमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है और हमारा ये आंसर मिलेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ वन, ओके। अब ये वही सेम क्वेश्चन है। अभी मैं क्या करूँगा कि इस क्वेश्चन को ये समझाऊंगा आपको थियोरेटिकली, कि जो हमने थ्योरी लास्ट वीडियो में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करके हम ये समझ लेंगे कि ये कैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि इसको ग्राफ मतलब ये क्यों, इसमें इसका आंसर मैं पहले बता दूँ कि हमें नो सॉल्यूशन मिलने वाला है, लेकिन मैं ये भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि क्यों नो सॉल्यूशन होना चाहिए इसका आंसर, ओके। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और हमारे पास इस क्वेश्चन में वही सेम चीज़ a1/a2 b1/b2 c1/c2 आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहाँ पे a1/a2 पहले लिखते हैं, a1 इज़ 2 तो लिख दिया 2, a2 इज़ 4 तो लिख दिया 4। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट a1/a2 इज़ 1/2, ओके। अब हम क्या करते हैं, b1/b2 निकालते हैं। b1 इज़ -3 और b2 इज़ -6। इसको जब सॉल्व किया तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके ये भी 1/2 आ गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नाउ लेट अस मूव टू c1/c2। देखो c1 राइट हैंड साइड में है तो हमने 8 लिखा, c2 भी राइट हैंड साइड में है, 8/9 लिखा। अरे यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2 था, ये 8/9। इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है दैट a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ओके। यहाँ तक तो बहुत क्लियर है, बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसका मतलब ही है नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको याद है तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और ये कब होता है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल होते हैं। ये तो था थ्योरी, ये थ्योरी की भाषा में ये समझाया गया कि आप ये कंडीशन देखिए, अगर ये कंडीशन आ रहा है तो ये चीज़ हो जाएगी, दैट इज़ ओके। नाउ लेट अस कम टू द प्रैक्टिकलिटी। अब दोनों इक्वेशंस आप ध्यान से देखेंगे और एक बिग पिक्चर देखते हैं दोनों इक्वेशन का, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। कैसे, मैं समझाता हूँ। लुक, ये 2x - 3y लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक साथ देखते हैं। ये लिखा हुआ है 2x - 3y इक्वल्स टू 8, ठीक है, ओके। इस वाले को ध्यान से देखेंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड वाले को इसके इक्वल कर सकते हैं? मतलब क्या मैं 4x - 6y को ये बना सकता हूँ? मेरा सवाल ये है कि क्या मैं 4x - 6y को 2x - 3y बना सकता हूँ? एंड द आंसर इज यस, यू कैन डू दैट बाय डिवाइडिंग इट बाय 2, ठीक है। आप इसको 2 से डिवाइड करके ये लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके राइट हैंड साइड वाले को भी 2 से डिवाइड करके 8 बनाना चाहिए था, राइट। लेकिन इसके राइट हैंड साइड वाले को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 4.5, दैट इज़ 9/2, जो कि 8 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दो अलग अलग इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन, एक साइड, दो अलग अलग इक्वेशन है, ये दो अलग अलग इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को दूसरे वाले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो कर दें, लेकिन इसका राइट हैंड साइड इसके बराबर ना हो पाए, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। एंड दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन, इसलिए उसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ओके। तो इसको हम 2 से डिवाइड करके तो हम 2x - 3y लिख सकते हैं, लेकिन क्या 9 को हम 2 से डिवाइड करके 8 ला सकते हैं? द आंसर इज नो, 9/2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 8 एंड हेंस वी कैन से दैट वी विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके। ये तो हो गया नो सॉल्यूशन का केस। लेकिन इसी में यही सेम चीज़ मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर ये कर दूं
इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिख देता तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को, ये सेकंड वाले इक्वेशन को डिवाइड बाई टू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे करना होगा 16, तो इक्वल्स टू 8। इस पूरे इक्वेशन को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये 4x को 2 से डिवाइड किया तो 2x, 6y को 2 से डिवाइड किया 3y और 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8। और ये इक्वेशन सेम आ रहा है। ओके और इस केस में अगर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक करें, a1 by a2 is 2 by 4 that is 1 by 2। ओके b1 by b2 is minus 3 by minus 6 that is 1 by 2 और c1 by c2 is 8 by 16 that is 1 by 2। और ये कब हो पाता है? जब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। ओके एंड बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट ये दोनों सेम इक्वेशन है। ओके ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, मतलब आपके पास एक्चुअली में दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है। और जब भी आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन होता है तो हमेशा याद रखिए कि x और y के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट है। कैसे? क्योंकि कभी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x अगर 2 है तो y 2 हो जाएगा, x माइनस 1 है तो y 5 हो जाएगा। और इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ x एंड y फाइंड कर सकते हैं। Okay, so that's why here you will get infinitely many solution. Okay, so this is the way you have to think. Okay, that's why I'm saying कि आपको सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ाना है, और जो चीज़ आप थियोरेटिकली सोच रहे हैं कि a1 by a2 निकाल लिया, b1 by b2 निकाल लिया, c1 by c2 निकाल लिया और वो कंडीशन याद कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा, वो करने के अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बिग पिक्चर में देखेंगे दो इक्वेशन को तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वेशन एक जैसा होगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन एक जैसा नहीं है, इन दैट केस यू कैन से दैट यस यू विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन। ओके सो दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। सो जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अगले वीडियो में इसको समझाएंगे प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू, और ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किसी भी टेक्स्ट बुक से उठा करके किसी भी क्वेश्चन को उठा करके सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। ओके पैरेलल लाइंस मिलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब हम लोग इससे सीख सकते हैं। ओके तो ये था आज का वीडियो हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को बनाते हैं। क्योंकि यहाँ बोर्ड पे मुझे ग्राफ रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा एग्जैक्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो मैं एक आइडिया बता दूंगा आपको कि हाउ यू हैव टू अप्रोच इन द ग्राफ क्वेश्चंस। ओके सो दिस इज़ द आइडिया एंड दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। ओके तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम ब्रेन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।